गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज है 2 नवंबर, तो 2 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है कि तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो देखिए मरणोपरांत ओम पुरी को दिया गया है। प्लस इस अवार्ड फंक्शन में 3 और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहला है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, यह मिला है एक मलयाली फिल्म को जिसका नाम है कांथी। और बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है विक्टर बनर्जी को, जिनकी फिल्म के लिए जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस। और अगर बात करें बेस्ट एक्टर फीमेल की, तो यह मिला है शीलाजा अम्बू को, इनकी मूवी कांथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोरियासिस डे 2020 की थीम क्या थी। तो देखिए वर्ल्ड सोरियासिस जो होता है एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि त्वचा से संबंधित होती है। और यह जो है यह दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को। और इसकी इस बार की थीम थी बी इन्फॉर्म्ड। और देखिए त्वचा से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हम आसपास के देख लेते हैं। तो 31 अक्टूबर को मनाया गया था नेशनल यूनिटी डे। और 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड सुनामी डे। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाएगा। प्लस 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे। सो ये अभी आपको कुछ आसपास के आपको मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैनियल मेनकेर इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह जो है क्या थे। तो यह एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद देखिए हाल ही में एक और अमेरिकी लेखिका की मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था, जिनका नाम था लुइस ग्लूक। तो ये भी कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे सुशासित राज्य कौन सा बना है। तो यह जो है इस रैंक में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए ये जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो 3 कैटेगरीज में निकलती है। तो पहली कैटेगरी है एक तो लार्ज स्टेट की, दूसरी कैटेगरी है स्मॉल स्टेट की, और तीसरी कैटेगरी है यूनियन टेरिटरी की। तो इसमें तीनों कैटेगरीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखिए हम ये जो देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ये सबसे सुशासित राज्यों के लिए दिया जाता है। तो अगर लार्ज स्टेट की बात करें तो लार्ज स्टेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है केरल ने। और अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस देखें तो वो है यूपी का। अगर स्मॉल स्टेट की बात करें, छोटे राज्यों की बात करें, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है गोवा का, और सबसे वर्स्ट है यानी सबसे बेकार है वो है मणिपुर का। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, सबसे सुशासित यूनियन टेरिटरी है वो है चंडीगढ़। और सबसे बेकार अगर देखें तो दादरा और नगर हवेली है। तो ये जो है वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है देखिए कौन सा ऐसा रेलवे 1 सेकेंड। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी एक पहल की शुरुआत की है जो कि फोकस करेगा सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स के, यानी जितनी भी महिला यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस पहल की शुरुआत की है। तो इस पहल का नाम है मेरी सहेली। और देखिए रेलवे की बात की जा रही है तो रेलवे से कुछ और इम्पॉर्टेंट आप प्रीवियस के जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। तो एक रेल व्हील फैक्ट्री जो कि एक स्थित है येलाहंका जो कि बेंगलोर में पड़ता है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है रेल व्हील फैक्ट्री, ये रेल के पहिए बनाने का काम करती है। इसने जो है अभी पिछले 40 वर्षों में 40 लाख रेल के पहिए बनाए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये येलाहांका और बेंगलुरु में, येलाहांका जो कि बेंगलोर में है, यहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखिए अरासुलू रेलवे स्टेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ पे जो है मालगुड़ी म्यूजियम बनाया जाएगा। और यह अरासुलू रेलवे स्टेशन शिमोगा जिले में है। उसके बाद देखिए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम जो है अभी बदल के जो है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। और उसके बाद रेलवे बोर्ड के जो पहले सीईओ बने हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। तो ये था रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ऐसा पहला जो बल्लेबाज बना है जिसने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाए हैं। तो ये पहले जो बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल। उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा कि पोलार्ड
पोलार्ड किरेन के बारे में। तो पोलार्ड किरेन जो है ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 में 500 मैच खेले हैं। तो 500 मैच खेलने वाले पहले जो क्रिकेटर बने हैं वो हैं पोलार्ड किरेन। अगला देखिए, किस देश ने संघाई सहयोग संगठन देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार जो है संभालने वाली मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है। तो किस देश ने की है? यह किया गया है इंडिया द्वारा। उसके बाद एससीओ की बात करें यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें देखिए टोटल जो है, पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और बीजिंग में ही है हेडक्वार्टर किसका? AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक का भी हेडक्वार्टर है। और एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो देखिए है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो एससीओ का मेंबर कौन है? इंडिया भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपको ब्लू कलर में सभी कंट्रीज़ दिख रही हैं, ये सभी जो है इसकी जो है परमानेंट कंट्रीज़ हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं, कुछ डायलॉग पार्टनर्स होते हैं, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, सिर्फ आपको मेंबर स्टेट्स पता होने चाहिए। तो टोटल जो है 8 मेंबर स्टेट्स है प्रेजेंट टाइम में और इंडिया भी इसका मेंबर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि किस स्टेट ने धरानी पोर्टल लॉन्च किया है और ये धरानी पोर्टल भूमि और संपत्ति के पंजीकरण को क्या करेगा? डिजिटाइज्ड करेगा। यानी इस जितने भी भूमि और संपत्ति का जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है इन सभी को डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो यह किया है तेलंगाना की राज्य सरकार द्वारा। और देखिए इसी प्रकार का कुछ किया था आंध्र प्रदेश ने, और आंध्र प्रदेश ने जो इस पोर्टल का नाम रखा था, एक तो है मी भूमि जो काफ़ी सिमिलर है, और उसके बाद दूसरा था भूदार। और तेलंगाना ने इस पोर्टल का नाम रखा है धरानी। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि क्या करेगा, इस मोबाइल ऐप की सहायता से जो भी सिटीज़न हैं जिन्हें भी अगर कहीं नोटिस कर रहे हैं कि हाँ इनके वजह से या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है, वो सीधे गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, इस ऐप के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, उन्हें नोटिस दे सकते हैं। तो देखिए इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम रखा गया है ग्रीन दिल्ली। उसके बाद दिल्ली में अगर बात करें तो देखिए मुंबई और दिल्ली में जो एक एक्सप्रेसवे चलाया गया था, मुंबई और दिल्ली के बीच में एक एक्सप्रेसवे चलाया गया है जिसमें जो कि एक पहला एक्सप्रेसवे बना है जिस पर जो है जानवरों के लिए एक एनिमल ब्रिज बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए पहली जो व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन से होकर त्रिपुरा के जिरानिया स्टेशन तक चली है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहली जो है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन से त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन तक चली है। और दिल्ली सरकार ने अभी 2 अभियान भी लॉन्च किए थे जिसका नाम था रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। नेक्स्ट देखिए कि किस आईटी कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया है, किसके लिए? डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो यह किया गया है IBM के द्वारा। तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM जो है देखिए ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसके CEO एक भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। और IBM के प्लेटफॉर्म का नाम है वॉटसन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPI-IW के लिए जो बेस ईयर है उसको बढ़ाकर जो है वो 2001 से कितना कर दिया। यानी पहले जो CPI-IW का जो बेस ईयर हुआ करता था 2001, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जो है इसे 15 वर्ष बढ़ा दिया गया है, यानी 2016 तक कर दिया गया है बेस ईयर। यानी अब जब भी CPI-IW कैलकुलेट किया जाएगा तो बेस ईयर 2016 लिया जाएगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये CPI-IW है क्या?
तो अगर बहुत ही आसान भाषा में देखिए, सीपीआई का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और देखिए सीपीआई की तरह एक और इंडेक्स होता है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन दोनों में अंतर क्या होता है उससे पहले हम सीपीआई समझते हैं। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बहुत ही आसान शब्दों में समझा जाए तो देखिए, आप क्या हैं, एक कंज्यूमर है यानी एक उपभोक्ता है। आप जाएंगे दुकान पे कुछ सामान लेने, तो कुछ या तो आप कुछ सामान खरीदेंगे या तो उससे कुछ सेवाएं लेंगे, कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज लेंगे। अब देखिए, आप एक कंज्यूमर है, किसी दुकान पे गए, उसी तरह बहुत दूसरे कंज्यूमर है, तीसरे कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो उस दुकान से जो है वो क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज लेंगे। तो अब जब आप गुड्स कोई भी सामान खरीद रहे हैं या फिर कोई भी सेवा ले रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ पैसे देंगे। तो उन पैसों का जो है सभी जो उपभोक्ता के पैसों का जो एक एवरेज निकाला जाता है उसी को हम कहते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर ये मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। उसी तरह देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर होलसेलर होते हैं उनसे भी तो ये दुकान वाले सामान खरीदते होंगे, तो उनका भी जो एवरेज प्राइस होता है वो भी सम करके उसको कैलकुलेट किया जाता है डब्ल्यूपीआई द्वारा। उसके बाद देखिए इनमें कुछ और भी अंतर होते हैं। तो देखिए ये जो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ये आता है अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लस देखिए ये होता किस लिए है, ये तो मैंने आपको बताया है नहीं। ये होता है एक्चुअली इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए कि देश में कितना इन्फ्लेशन है यानी मुद्रास्फीति है, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये इन दोनों जो है सूचकांक का यूज़ किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि जो डब्ल्यूपीआई होता है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सिर्फ गुड्स यानी सिर्फ सामान के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं यानी सेवाओं के लिए नहीं होता है ये। और अगर सीपीआई यानी बात करें तो सीपीआई का जो होता है वो सामान और सर्विसेज यानी सामान और सेवाएं दोनों के लिए किया जाता है। और देखिए इसका जो बेस ईयर होता है यानी डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर होता है वो 2011-12 है, और सीपीआई को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है वो 2012 है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2001 है और यहाँ पे 2012 कैसे। तो देखिए सीपीआई में भी बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जैसे देखिए सीपीआई जो है, जैसे एक होता है सीपीआई एल, एक होता है सीपीआई आरएल, एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जैसे अभी हमने बताया। तो इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये जैसे एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए हो गया, ये रूरल लेबर्स के लिए, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए भी अलग अलग बेस ईयर हैं। तो उसी में से एक प्रकार है जो कि सीपीआई आईडब्ल्यू है, जिसका बेस ईयर 2001 था और इसी को बढ़ाकर 2016 कर दिया गया है। देखिए इनका बेस ईयर कुछ अलग है, इनका भी बेस ईयर कुछ अलग है। और अगर हम ओवरऑल सीपीआई की बात करें तो उसका बेस ईयर 2012 है। तो इसमें आप सीपीआई आईडब्ल्यू में मत कंफ्यूज हो जाइएगा और सीपीआई में भी मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ये एक उसका सब टाइप है, ऐसा समझिए। ओके, आई होप आपको ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझ आया होगा डिफरेंस। अगला प्रश्न देखिए, जो आरबीआई ने जो है किसको अलाउ कर दिया है, यानी आरबीआई ने मैपल ग्रुप को अलाउ कर दिया है कि वो 9.99% स्टेक जो है, 9.9% जो है वो हिस्सेदारी ले सकता है किस बैंक में। तो यह आरबीएल बैंक में जो है मैपल ग्रुप अपनी हिस्सेदारी या फिर खरीद सकता है 10% लगभग हिस्सा आरबीएल बैंक में। तो आरबीआई ने इसे अलाउ कर दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 13वां है कि इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वो होती हैं जैसे कज़ाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, तज़किस्तान, ये सभी कंट्रीज़ को हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो इनको जो है इनकी जो क्रेडिट लाइन है जो कि प्रियोरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो प्रियोरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है क्रेडिट लाइन इंडिया ने कितनी बढ़ा दी है, तो ये जो है $1 बिलियन यानी $1 अरब ये जो है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच कंट्री हैज़ एंटर्ड इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू डेवलप द इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी। तो देखिए गिफ्ट सिटी, पहले तो आप गिफ्ट सिटी समझिए क्या है। तो गिफ्ट सिटी कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि देखिए गिफ्ट का मतलब गिफ्ट का पूरा फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अब इसके फुल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जैसे कॉरपोरेट ऑफिस से रिलेटेड है। यानी ये देखिए ये एक ऐसा एरिया है, यानी गुजरात के गांधीनगर में देखिए एक ऐसा एरिया जो कि
3.9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए, ठीक है। जहाँ पे रेजिडेंशियल जो होता है, रेजिडेंट यानी रहने के लिए एरिया बहुत ही कम रहेगा, लगभग 22%। ये ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपका इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है, अहमदाबाद में। तो इसकी जो गिफ्ट सिटी को डेवलप करने का जो है वो काम जो है, मतलब पार्टनरशिप जो है वो किसके साथ की जा रही है, तो ये की गई है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। प्लस देखिए यूनाइटेड स्टेट के जो यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा इसका जो पार्टनरशिप की गई है इंडिया और यूके के बीच में। ये भी ध्यान रखिएगा कि यूके के जो प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन, जो कि बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। और यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक। और ब्रिटेन में जो हमारे राजदूत है वो है गायत्री कुमार। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और कनाडा के जो रिसर्च टीम है, इन्होंने जो है वो किस सिविलाइजेशन में यानी किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। इन्हें जो है इंडिया और कनाडा के जो रिसर्च की टीम है, इन्हें किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के जो है साक्ष्य मिले हैं, तो यह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। सो दैट्स इट, ये था आज का पूरा करेंट अफेयर्स। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं आपको 3 नवंबर के करेंट अफेयर्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।